नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में आपका स्वागत है। इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आज हम अपनी इस वीडियो में साइकोलॉजी से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और खास करके साइकोलॉजी विषय आपका है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इससे पहले कि हम प्रश्न को शुरू करें, हम आपको बता दें कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज द मैग्निफिसेंट ब्रेन पर, और हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप्स में। इन सभी का लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहां से आप हमारे ग्रुप्स और फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इस तरह के बहुत सारे शिक्षा और शिक्षक से जुड़ी हुई तमाम चीजें देखने को मिलेगी। तो जाइए वहां से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर? दिए हुए जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो समूह संरचना का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए है आपका भूमिका यानी रोल, ऑप्शन बी है मानक नॉर्म्स, ऑप्शन सी है प्रतिष्ठा प्रेस्टीज, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है जो समूह संरचना का तत्व नहीं है? तो समूह संरचना के तत्व की अगर बात करें तो भूमिका भी समूह संरचना का तत्व है, मानक भी समूह संरचना का ही तत्व है, और प्रतिष्ठा भी समूह के संरचना का तत्व है। समूह में प्रत्येक सदस्य की एक प्रतिष्ठा होती है। तो ये तीनों समूह संरचना का तत्व है, लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा समूह संरचना का तत्व नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों समूह संरचना का तत्व है, समूह संरचना का तत्व नहीं है, तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है बच्चों का खेल समूह एक खाली जगह है। प्ले ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन इज अ, ऑप्शन ए प्राइमरी ग्रुप, ऑप्शन बी सेकेंडरी ग्रुप, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों का खेल समूह किस तरह का ग्रुप है, किस तरह का समूह है? प्राथमिक समूह है, द्वितीयक समूह है, कि दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? तो हम बता दें कि बच्चों का जो खेल समूह है वो प्राथमिक समूह है, प्राइमरी ग्रुप है। प्राथमिक समूह वे समूह होते हैं जिनमें सदस्यों के बीच घनिष्ठ व्यक्तिगत और आमने सामने के संबंध होते हैं। इन समूह में भावनात्मक जुड़ाव और आपसी सहयोग महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चों के खेल समूह में बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, बातचीत करते हैं और भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। तो खेल का जो समूह है अगर बच्चों का, तो ये प्राथमिक समूह कहलाएगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि द्वितीयक समूह क्या होता है। तो द्वितीयक समूह में वे समूह होते हैं जिनमें सदस्यों के बीच औपचारिक और अवैयक्तिक संबंध होते हैं। इन समूह का उद्देश्य विशिष्ट कार्यों को पूरा करना होता है। तो इसका सही जवाब आप समझ गए होंगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बच्चों का खेल समूह एक प्राथमिक समूह है, प्ले ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन इज अ प्राइमरी ग्रुप, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं और तीसरे प्रश्न में देखते हैं कि क्या प्रश्न पूछा गया है। तीसरा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन अंतः समूह की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन ग्रुप? ऑप्शन ए है सहानुभूति यानी सिंपैथी, ऑप्शन बी है सहयोग कोऑपरेशन, ऑप्शन सी है विश्वास बिलीफ, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो आप समझ गए होंगे कि अंतः समूह यानी इन ग्रुप के अगर विशेषता की बात की जाए तो इन ग्रुप की जो विशेषता होती है उसमें सहानुभूति भी होता है, सहयोग भी होता है और विश्वास भी होता है। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं, चौथा प्रश्न में देखते हैं
चौथा प्रश्न है, एफोनिया एवं म्यूटिज्म लक्षण हैं। एफोनिया एंड म्यूटिज्म आर सिम्टम्स ऑफ ऑप्शन ए पैरानोइया, ऑप्शन बी कंपल्सन, ऑप्शन सी रूपांतरित हिस्टीरिया के कन्वर्जन हिस्टीरिया, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो एफोनिया और म्यूटिज्म दोनों हैं रूपांतरित हिस्टीरिया के लक्षण, यानी कन्वर्जन हिस्टीरिया के लक्षण पाए जाते हैं एफोनिया और म्यूटिज्म में। रूपांतरित हिस्टीरिया क्या होता है? यह एक मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति को शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं लेकिन उनका कोई शारीरिक कारण नहीं होता है। एफोनिया और म्यूटिज्म इसी प्रकार के लक्षण हैं जिसमें व्यक्ति किसी शारीरिक कारण के बोलने या आवाज निकालने में असमर्थ हो जाता है। तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन सी है, रूपांतरित हिस्टीरिया, ये इसका सही जवाब है। एफोनिया एंड म्यूटिज्म आर ए सिम्टम ऑफ कन्वर्जन हिस्टीरिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में कौन भावात्मक विकृति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टिव डिसऑर्डर? ऑप्शन ए पैरानोइया, ऑप्शन बी मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस उन्माद अवसाद मनोविकृति, ऑप्शन सी मनोविदालता सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। कौन सा भावात्मक विकृति है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उन्माद अवसाद मनोविकृति, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब थोड़ा जान लेते हैं कि भावात्मक विकृति यानी अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है। यह मानसिक विकारों का एक समूह है जो व्यक्तियों के मूड या भावनाओं को प्रभावित करता है। इन विकारों में उदासी, खुशी या दोनों का अत्यधिक अनुभव शामिल हो सकता है। उन्माद अवसाद मनोविकृति यानी मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, इसी को हम द्विध्रुवीय विकार यानी बाइपोलर डिसऑर्डर भी कहते हैं। यह एक प्रकार का भावात्मक विकार है, अफेक्टिव डिसऑर्डर है, जिसमें व्यक्ति को उन्माद यानी मैनिया और अवसाद यानी डिप्रेशन दोनों के एपिसोड का अनुभव होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। प्रश्न संख्या 6, छठा प्रश्न देखते हैं कि छठे प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, अस्तित्वात्मक चिकित्सा के प्रतिपादक कौन है? हु इज द प्रो-फाउंडर ऑफ एग्जिस्टेंशियल थेरेपी? ऑप्शन ए है बॉस एंड रोलो, ऑप्शन बी है कार्ल रोजर्स, ऑप्शन सी है पल्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। अस्तित्वात्मक चिकित्सा के प्रतिपादक जो हैं वो हैं बॉस और रोलो। बॉस और रोलो ही अस्तित्वात्मक चिकित्सा यानी एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के प्रतिपादक हैं। अब बात कर लेंगे कि अस्तित्वात्मक चिकित्सा यानी एग्जिस्टेंशियल थेरेपी क्या होता है। तो यह एक प्रकार की मनोचिकित्सा है जो व्यक्ति के अस्तित्व, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और अर्थ पर ध्यान केंद्रित करती है। यह चिकित्सा व्यक्ति को जीवन के अर्थ और उद्देश्य को खोजने में मदद करती है और उन्हें अपनी स्वतंत्रता और जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए बॉस एंड रोलो आर द फाउंडर ऑफ एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समान अनुकूलन संरक्षण की अवस्था नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम यानी GAS? कौन समान अनुकूलन संरक्षण की अवस्था नहीं है? ऑप्शन ए है चेतावनी प्रक्रिया अलार्म रिएक्शन, ऑप्शन बी है प्रतिरोध रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी है परिश्रांति यानी एग्जॉशन, ऑप्शन डी है धारणा यानी रिटेंशन।
तो समान अनुकूलन संरक्षण GAS की अवस्था में होता है चेतावनी प्रक्रिया, रेजिस्टेंस और परिश्रांति एग्जॉशन भी होता है। कौन सा चीज शामिल नहीं है इस अनुकूलन संरक्षण अवस्था में? तो शामिल नहीं है रिटेंशन यानी धारणा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न है, अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इंग्लिश टर्म स्ट्रेस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? ऑप्शन ए जर्मन, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी लैटिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो स्ट्रेस शब्द की जो उत्पत्ति है वो हुई है लैटिन भाषा से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व का प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? ऑप्शन ए है अप्रोच अप्रोच, उपागम उपागम। ऑप्शन बी है एवॉइडेंस एवॉइडेंस। ऑप्शन सी है उपागम परिहार, अप्रोच एवॉइडेंस। और ऑप्शन डी है इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। तो द्वंद्व का प्रकार है उपागम, उपागम भी द्वंद्व का प्रकार है, परिहार, परिहार भी द्वंद्व का प्रकार है, उपागम परिहार भी द्वंद्व का प्रकार है। तीनों द्वंद्व का प्रकार है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। उपागम उपागम अप्रोच, उपागम उपागम में क्या होता है, जब व्यक्ति को दो आकर्षक विकल्प में से एक को चुनना होता है, तो दो आकर्षक विकल्प है, दोनों आकर्षक है, दोनों में से किसी एक को चुनना है, तो वहां भी द्वंद्व यानी कॉन्फ्लिक्ट होगा। परिहार, परिहार यानी एवॉइडेंस, और एवॉइडेंस में भी जब व्यक्ति को दो अप्रिय विकल्प दिए जाते हैं तो उनमें से एक को चुनना होता है, यहाँ भी आपको कॉन्फ्लिक्ट होगा। और उपागम परिहार, अप्रोच एंड एवॉइडेंस, जब व्यक्ति को एक ही विकल्प में आकर्षक और अप्रिय दोनों पहलू होते हैं तो वहां भी उसको कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो द्वंद्व इन सभी चीजों में पाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक चिकित्सा का प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी? ऑप्शन ए रैशनल इमोटिव थेरेपी। ऑप्शन बी बेक का संज्ञानात्मक चिकित्सा, बेक्स कॉग्निटिव थेरेपी। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो कौन सा है संज्ञानात्मक चिकित्सा का प्रकार? तो संज्ञानात्मक चिकित्सा का प्रकार की बात करेंगे तो रैशनल इमोटिव थेरेपी और बेक का संज्ञानात्मक चिकित्सा दोनों ही संज्ञानात्मक चिकित्सा का प्रकार है। तो ऑप्शन सी जो होगा वही राइट होगा। अब बात करेंगे रैशनल इमोटिव थेरेपी क्या होता है। रैशनल इमोटिव चिकित्सा क्या होता है? यह चिकित्सा तर्कहीन विश्वासों और विचारों को चुनौती देने पर केंद्रित है, जो नकारात्मक भावनाओं और व्यवहारों को जन्म देते हैं। दूसरा है बेक का संज्ञानात्मक चिकित्सा, बेक्स कॉग्निटिव थेरेपी। यह चिकित्सा नकारात्मक सोच पैटर्न को पहचानने और बदलने पर केंद्रित है, जो अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान करते हैं। तो दोनों जो है संज्ञानात्मक चिकित्सा के प्रकार हैं। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का चरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेज ऑफ साइकोएनालिटिक थेरेपी? ऑप्शन ए मुक्त साहचर, फ्री एसोसिएशन। ऑप्शन बी प्रतिरोध की अवस्था, स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो मनोविश्लेषण चिकित्सा के चरण जो है वो दोनों है, मुक्त साहचर भी, फ्री एसोसिएशन भी है और स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस भी है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बात करेंगे कि मुक्त साहचर क्या होता है, क्या होता है फ्री एसोसिएशन। इस तकनीक में
रोगी को अपने मन में आने वाली सभी विचारों, भावनाओं और छवियों को बिना किसी रोक टोक के व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दूसरा है प्रतिरोध की अवस्था, स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में रोगी उन विचारों, भावनाओं और यादों का सामना करने से बच सकता है जो दर्दनाक या परेशान करने वाले होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। प्रश्न संख्या 12, टाइप सी व्यक्तित्व का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टाइप सी पर्सनालिटी? ऑप्शन ए कैंसर उन्मुख प्रकार, कैंसर प्रोन टाइप। ऑप्शन बी हृदय धमनी रोग, क्रोनरी हार्ट डिजीज। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। टाइप सी व्यक्तित्व का दूसरा नाम कैंसर उन्मुख प्रकार यानी कैंसर प्रोन टाइप है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टाइप सी व्यक्तित्व वाले लोगों में कुछ विशेषताएं होती है जो उन्हें कैंसर के विकार के लिए अधिक संवेदनशील बना सकती है। थोड़ा सा हम बात कर लेंगे कि टाइप सी व्यक्तित्व की विशेषता क्या होती है। तो पहला होता है कि भावनात्मक दमन, अपने भावनाओं को दबाने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा, दूसरों को खुश करने की प्रबल इच्छा। तीसरा, असहायता, स्थिति को नियंत्रित करने में असमर्थता की भावना। तनाव के प्रति संवेदनशीलता, तनावपूर्ण स्थिति पर प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति होती है। इन सभी विशेषताओं वाले व्यक्तियों में प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है जो कैंसर कोशिकाओं के विकास को बढ़ावा दे सकती है। इसलिए कैंसर उन्मुख प्रकार जो है वो टाइप सी व्यक्तित्व का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13, मनोशल्य चिकित्सा को किसने विकसित किया? हु डेवलप्ड साइको सर्जरी? ऑप्शन ए इगास मेनिज, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी रोजर्स, ऑप्शन डी अल्पोर्ड। तो मनोशल्य चिकित्सा को विकसित किया था, साइको सर्जरी को विकसित किया था इगास मोनिज ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं और देखते हैं 14वां प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 14 है, पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग हैं। इन द फेमस योगा सूत्र ऑफ पतंजलि कंसिस्ट हाउ मेनी पाथ्स ऑफ योगा? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी 9। कितने हैं? पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के कितने मार्ग हैं? तो योग के 8 मार्ग हैं जिन्हें अष्टांग योग भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब वो 8 अंग कौन कौन है? तो आपको पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और 8वां समाधि है। तो 8 मार्ग पतंजलि के योग सूत्र में बताए गए हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15, आज का अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। शेल्डन के व्यक्तित्व का आयताकार प्रकार क्रिसमस के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है? शेल्डन्स मेसोमॉर्फी टाइप ऑफ पर्सनालिटी इज सिमिलर टू विच टाइप ऑफ पर्सनालिटी ऑफ क्रिसमर? ऑप्शन ए है पिकनिक टाइप, एस्थेनिक टाइप, एथलेटिक टाइप एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ दीज। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है, ये व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है। बता दें कि शेल्डन के व्यक्तित्व का आयताकार प्रकार क्रिसमस के पुष्टकाय प्रकार यानी एथलेटिक टाइप से मिलता जुलता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब थोड़ा सा हम बात कर लेंगे कि शेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस रूप में किया है। तो वो शेल्डन का जो वर्गीकरण है वो मेसोमॉर्फी, एंडोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी के रूप में किया गया। आयताकार, गोलकाय और लंबाकार।
मेसोमॉर्फी में ये लोग मजबूत, एथलेटिक और ऊर्जावान होते हैं। एंडोमॉर्फी में ये लोग गोल, मोटे और आराम पसंद होते हैं, और लंबाकार में ये लोग पतले, लंबे और शांत होते हैं। वहीं क्रेस्मर का वर्गीकरण अगर आप देखेंगे तो स्थूल काय प्रकार यानी पिकनिक टाइप, ये लोग छोटे, मोटे और मिलनसार होते हैं। क्रिश काय प्रकार यानी एस्थेनिक टाइप, ये लोग पतले, लंबे और अंतर्मुखी होते हैं। और पुष्टकाय प्रकार यानी एथलेटिक टाइप, ये लोग मजबूत, एथलेटिक और ऊर्जावान होते हैं। तो आप देखेंगे कि पुष्टकाय प्रकार यानी एथलेटिक टाइप में जो खूबियां बताई गई हैं वही शेल्डन के वर्गीकरण में मेसोमॉर्फी में भी बताई गई है। तो क्रेसमस के वर्गीकरण का एथलेटिक टाइप और शेल्डन के वर्गीकरण का मेसोमॉर्फी दोनों मिलता जुलता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आज के 15 प्रश्नों का चयन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन करना नहीं भूलेंगे ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य जानकारी भरे वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।